नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा होना है उसकी तैयारी के लिए हम पिछले वर्ष जो 2022 में हमारा पेपर हुआ है कक्षा 8वीं का, उसके गणित के पेपर का आज हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, जो हमें यहाँ पेपर दिया गया है इसमें सबसे पहले यहाँ हम अपना रोल नंबर लिख देते हैं अंकों में और शब्दों में, जिस प्रकार से यहाँ इन्होंने अंकों में और शब्दों में बताया है। ठीक है, यहाँ शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा का दिनांक लिखना है। तो डाइस कोड यदि नहीं है, हमें शाला का मालूम या याद नहीं है, तो यह हमारे टीचर लिख देते हैं, कोई हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी शाला का नाम तो जरूर यहाँ लिखना है और परीक्षा केंद्र का नाम, दोनों चीजें हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए हमारा कार्य प्रारंभ हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो ये पिछले वर्ष जो परीक्षा पूछा गया पेपर है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें कहाँ किस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देना है, ये यहाँ पे हम देखें। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें यहाँ पे दिया गया है प्रश्न कि बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, यानी हमारे प्रश्न में 4 उत्तर दिए हैं, उनमें से एक सही है। जो सही होता है वो हमें यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखना होता है, अकेले हमें टिक बस नहीं लगा देना। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रश्न दिया गया है, किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने से ऋण 1 प्राप्त होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी कभी जोड़ने से प्राप्त संख्या हमें उत्तर मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या रहती है उसको उत्तर में से घटा देती है। तो यहाँ ऋण 5/4 है, इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई संख्या, तो इसको हम घटा देंगे किस में से, उत्तर में से, यानी ऋण 1 में से हम क्या घटाएंगे, ऋण 5/4 घटा देंगे, ऋण 5/4 ऐसा। तो ऋण का गुणा होके धन मिल जाता है, यानी ऋण 1 धन 5/4। इसका जो हल आएगा, उत्तर आएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 4 एकम 4, यानी ऋण 4 धन 5/4। 5 में से 4 घटाइए तो मिलता है 1, यानी 1 और बटे में 4, तो 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि बी में दिया है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न दूसरे में, परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच में स्थित है। जब भी कभी परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछी गई हो, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या, तो हमें दोनों का योग करना है और बटे में 2 लिख देना है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग बटे 2, यानी देखिए यहाँ पे 2/3 और 3/5 दोनों को जोड़ देंगे और इनके बटे में भी कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इनके बटे 2, यानी यहाँ पे लिख लीजिए भाग ऐसा 2 का देना है। तो इनका हम लघुत्तम निकाल के करेंगे, यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा 3 त्रिका 9। तो 5 दूनी 10 धन 9 और बटे में कितने आ जाएंगे, 5 3 15, ये हमारा लघुत्तम आ जाएगा 15। अब देखिए बटे में 2 भी हैं, तो यहाँ पे 2 भी लिखे जाएंगे, क्योंकि दोनों का योग बटे 2। तो 19 बटे कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ये अब यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है और इसमें दिया है कि 49x का वर्ग ऋण 36y का वर्ग, इनके गुणनखंड क्या होंगे। तो हमें इनके गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ देखिए हमारी जो सर्वसमीका होती है, इसमें सर्वसमीका लगा देना है। 49 लिखा, यहाँ 36 लिखा है, इसका मतलब हो जाता है कि ये 49 जो है ये 7 का वर्ग आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से लिख लीजिए कि ये हो जाएगा हमारा 7x और वर्ग है दोनों पे, 7 का वर्ग भी x का वर्ग भी, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे कि ये 7x का वर्ग। और इसी प्रकार से ऋण में है, ये 36 है, तो 36 यानी 6 का वर्ग होता है, तो यहाँ आ जाएगा 6, और y का वर्ग पहले से है, तो यहाँ इसके साथ में y लिख करके इसका वर्ग हो जाएगा। और यहाँ सर्वसमीका लग जाएगी कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ये सर्वसमीका होती है। देखिए a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है a धन b a ऋण b, ये सर्वसमीका है। तो इस सर्वसमीका को दूसरे नंबर की ये सर्वसमीका है और आपको आपकी किताब में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देते हैं इससे गुणनखंड में कि 7x धन 6y, और दूसरे गुणनखंड में सर्वसमीका के अनुसार 7x ऋण 6y। ये तो ये गुणनखंड जिसमें दिया रहता है वो हमें इसको लिख देना है, यानी ये बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से हल करना। अब यहाँ देखिए समीकरण दिया है x ऋण 2 बराबर 7। यदि हमें x ऋण 2 बराबर 7 दिया है तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये ऋण के 2 हैं, पक्षांतर होकर के 7 में जुड़ जाएंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, तो x बराबर आ जाएगा 9। तो ये समीकरण 9 दी गई है किसमें, सी वाले ऑप्शन में, तो ये सी हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ देखें 18xy भागित 9xy, तो यहाँ तो सीधा सीधा है कि 18x
y में 9xy का भाग लगा देना है। और इसमें हम देखिए जैसे भाग लगाते हैं तो x बाय कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ जो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रश्न छठवां, इसमें है एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्यकोण की माप 24 अंश हो। तो देखिए जब कभी भी आपको बहुभुज और बाह्यकोण दिया गया हो तो बाह्यकोण की जो माप होती है वह 360 अंश होती है, और इसमें से यदि एक कोण दिया गया है तो हमें उसका भाग दे देना है, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। इसमें 24 दिया है बाह्यकोण की माप, एक कोण की माप, तो इसमें 24 का भाग लगा देंगे। इनको आप काट दीजिए, तो यहाँ काट दिए, 6 चौके 24 और 6 छः 36 आ जाएगा। 4 से इसको फिर से काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बच जाएंगी 2, 4 पंचे 20, यानी 15 इसका उत्तर आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7 देखें। यहाँ देखो प्रश्न 7 में दिया है कि निम्न में से द्विविमीय आकृतियां बताइए। तो द्विविमीय आकृतियां जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती हैं, ऐसी आकृति हमारे यहाँ पे दी गई है वर्ग। तो ये वर्ग हमारी द्विविमीय आकृति है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि 10 अंश का मान क्या होगा? 10 अंश नहीं लिखा है, 10 पर शून्य की घात लिखी गई है। ठीक है, ये इसको कंफ्यूज में नहीं रहना है, क्योंकि हमने देखा किसी संख्या पर शून्य की घात 1 होता है, तो 10 पर शून्य की घात का मतलब है 1, यानी सी वाला उत्तर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 9वां दिया है। इसमें है कि संख्या 38 के घन की इकाई का अंक बताइए। तो संख्या जो 38 दी गई है, यदि हम 38 का यदि घन करते हैं तो यह 8 का घन 3 बार हो जाएगा, यानी आप 8 को तोड़ सकते हैं। तो 8 अट्ठे ये 64, 64 में 8 का गुणा करें तो 8 चौके 32, यानी 2 आ जाती है। जो पूछा गया है कि इसके इकाई में कौन सा अंक होगा, यदि हम 38 का 3 बार गुणा करते हैं तो उसके इकाई में अंक होगा 2। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। और घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, ये भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखें प्रश्न है। यहाँ देखो प्रश्न है 11वां दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझना है। यदि आप प्रश्न नहीं समझोगे तो परीक्षा में आप कुछ का कुछ लेके आओगे, क्योंकि हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। 11 से प्रश्न हैं जो दिए गए हैं, इनमें 3-3 अंक के प्रश्न हैं। तो यहाँ देखो हमें किस प्रकार से हल करना है। यहाँ दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है 400 के। तो अभाज्य गुणनखंड हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, यानी हम इसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाल लेते हैं। 2 से शुरू करते हैं, जिस संख्या का भाग जाता है हम भाग देते जाते हैं, और इस प्रकार से इसके ये गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो निकालना आता है सभी को। अब यहाँ देखिए हमें इसको 400 के बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार, और ये 5 गुणे 5। अब हमें वर्गमूल निकालना, तो 2 2 के समूह बना लेते या जोड़े बना लेते इस प्रकार से। ठीक है ना, ये 2 2 के जोड़े बन जाते हैं। अब जब हम यहाँ 400 का वर्गमूल लिखेंगे, लिखा हुआ वर्गमूल, तो ये वर्गमूल का चिन्ह जरूर लगाना है, इसको बच्चे भूल जाते हैं। तो ये 400 का वर्गमूल, और वर्गमूल बराबर फिर इसके जोड़े में से एक एक संख्या निकाल के लिख देना है कि 2 जो एक जोड़ा है तो इसमें से 1, इस 2 में से 1, और इस 5 में से 1 आ जाएगी। बस इनका गुणा हम कर देते हैं, तो ये 400 का सीधा वर्गमूल आ जाता है 20। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है। प्रश्न 12वां देखो। यहाँ देखिए लिखा कि व्यंजक दिया गया है, इसको सरल भी कीजिए और x बराबर 1 के लिए मान भी ज्ञात भी कीजिए। तो यहाँ देखो x बाहर है और कोष्टक बना है, x ऋण 3 धन 2। इसको पहले हल कीजिए। तो x का हमें क्या करना है, यानी गुणा करना है, कोष्टक को हटाना। कोष्टक हटाएंगे तो x का अंदर गुणा हो जाएगा, तो x का x में गुणा होगा तो x पर 2 की घात होगी, और x का 3 में भी गुणा हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, और धन के 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया कि x बराबर 1 के लिए मान ज्ञात करो, तो ये तो समीकरण हल हुआ। इसके बाद में यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो x जहाँ पर है उसकी जगह पर हमें 1 लिख देना है। तो यहाँ देखो x की जगह पे 1 लिख दिया है, और ये कोष्टक बना देना, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 की घात दी गई है तो 2 की घात भी लगा देना है। ठीक, इसके बाद इस x की जगह पे यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 गुणित 1। ठीक है, बराबर 1 ही होता है, तो ये 1 लिख दिया। 3 का 1 में गुणा कीजिए, 3 एकम 3 धन, ये 2 लिखे ही हैं। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाता है, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 2, और ये एक धन का ये है 3, तो 3 ऋण 3 और बराबर में 3 ऋण 3, यानी ये 0 उत्तर लिख देना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न है 13वां। इसमें है कि सर्व समीका, ये लिखी हुई है सर्व समीका, a धन b पर 2 की घात बराबर होता है a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। इस सर्व समीका को हमें याद भी रखना, इन्होंने यहाँ दी गई है, इसका उपयोग करना है। तो लिखा है कि इसका उपयोग करते हुए
2x धन 3y वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। ये 2x धन 3y का वर्ग लिखा हुआ है, पूरे का वर्ग कोष्टक लगा करके। तो ये सर्वसमीका देखो, यहाँ a धन b 2 की घात है, तो इसका उपयोग करना है। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा है, और b की जगह पे लिखा हुआ है 3y। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ज्यों का त्यों यहाँ पे हमें लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे देखो ये लिखा 2x, a की जगह पर 2x, वर्ग लगा देंगे। फिर यहाँ पे ये दो सूत्र के लिख देंगे, ये दो सूत्र के लिख दिए। फिर a की जगह पे कितना लिखना है, 2x लिखना है। ठीक है ना, ये लिखे 2x, तो 2x यहाँ लिख देंगे, और b की जगह पे लिखना है 3y। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3y आ जाएंगे b की जगह पर, और इसके बाद b की जगह पर b वर्ग है, तो यहाँ हो जाएगा 3y का वर्ग, और यहाँ लिख देंगे सर्व समीका से बस। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2x का वर्ग यानी 2x का 2 बार गुणा करना है, तो 2x गुणित 2x, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और x का x में गुणा होगा तो आ जाएगा x का वर्ग। ठीक है, तो ये आ जाएंगे सीधे 4x का वर्ग। और यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 त्रिया 12, यहाँ 12 आ जाएंगे, x का y में गुणा हो जाएगा तो x y, 12xy। और यहाँ पे 3y का वर्ग है, तो यहाँ जैसा इसका किया है, यहाँ हम 2 की जगह पे 3 बना देंगे, यहाँ x की जगह पे y आ जाएगा, तो 3 तिरका 9, y का वर्ग, ये 9y का वर्ग, बस यही उत्तर है। ठीक, यहाँ देखो 14वां प्रश्न में, यदि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो आयलर सूत्र से किनारे की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हमने यहाँ लिख दिया है कि फलक एफ दिए गए हैं यानी 7, ठीक है ना, और शीर्ष भी होता है, शीर्ष यानी वर्टेक्स भी, तो यहाँ पे भी बराबर दिया गया है 10, और यहाँ पे किनारे अर्ण होती हैं, तो यह हमें यहाँ पे ई बराबर लिख देना कि ज्ञात करना है। ठीक है, और आयलर का सूत्र लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ उन्होंने लिखा है कि आयलर के सूत्र से ज्ञात कीजिए, तो आयलर का सूत्र होता है एफ धन भी बराबर ई धन 2। ठीक है ना, तो एफ की जगह पे कितना दिया है 7, ये 7 यहाँ लिख देंगे, भी की जगह पे दिया गया है 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे, और यहाँ लिख दीजिए ई धन 2, बस ये लिख करके अब इस 2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, ये 17, 17 में से इस 2 को पक्षांतर करना है, यानी ऋण के 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 17 बराबर ईंधन 2, अब 2 का पक्षांतर करेंगे, 17 ऋण 2 बराबर 15, बस ये 15 उत्तर आ जाएगा। ये हमारे किनारे आ जाएंगे, किनारों की संख्या ई हमने यहाँ पे दिखाई है, किनारे ई होते हैं, बस उत्तर बराबर यहाँ लिख दीजिए 15 है किनारे। ठीक है, अब यहाँ 15 में प्रश्न में दिया है कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान हमें यहाँ देखो, ये जो हमारे घातांक के नियम से यहाँ गुणा करना है संख्याओं का, कि ऋण 3 m पर धन 1 की घात लिखी हुई है, और गुणा में लिखा है ऋण 3 पर 5 की घात, तो यहाँ देखें, और बराबर में लिखा है कि ऋण 3 पर 7 की घात, तो जितने आधार हैं ये सभी आधार कैसे हैं, बिल्कुल एक समान, एक जैसे दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, हम देखते हैं घातांक के नियम से कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार समान हो, तो m धन 1 में 5 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो लिख करके क्या करना है, इनको जोड़ देना है कि m धन 1 धन 5 ई आ जाएगा, m धन 1 धन 5, और बराबर में ज्यों का त्यों। ठीक है ना, अब यदि मान लीजिए बराबर में भी संख्या में आधार एक जैसा है, तो यहाँ देखिए आधार एक जैसा है, जब आधार एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो आधार समान होने पर घातें बराबर हो जाती हैं, आधार को छोड़ देते हैं, और बराबर में हम क्या लिख देते हैं, घातें। यहाँ घात दी गई है m धन 1 धन 5, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यानी m धन 6 बराबर आ जाएगा कितना, ये 7। ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा सीधा 6 का पक्षांतर कर देंगे, तो m बराबर 7 ऋण 6, और बराबर में उत्तर क्या मिलेगा, हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें प्रश्न 16 में दिया है कि x वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड दो विधियों से ज्ञात किए जाते हैं, एक तो हमारा सूत्र होता है सर्वसमीका, और दूसरे हम मध्य पदों को दो पदों में तोड़ के लिखते हैं, या फिर इसका सूत्र होता है सर्वसमीका होती है, उस सर्वसमीका का हमें यहाँ पे उपयोग करना होता है कि मध्य पदों को दो पदों में हम किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, इसमें x वर्ग धन 5x धन 6, तो ये जो संख्या 6 रहती है, इसको हम ऐसी संख्या में विभक्त करते हैं, ऐसी संख्या में तोड़ते हैं कि ये हमारा गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो यहाँ देखिए हमने इसको तोड़ दिया 6 को 3 और 2 में, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होते हैं। तो यहाँ देखो 5 को हमने यहाँ लिख दिया कि 3x धन 2x। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 2 के जोड़े बना लेना है, तो दोनों में से देखेंगे कौन सी संख्या हमारी यहाँ पे
यानी दोनों में है। तो यहाँ पे देखो x का वर्ग है, यहाँ पे भी x है, तो x यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ पर x वर्ग की जगह पर x, और यहाँ से x निकल जाने पर बचेगा 3। तो ये कोष्टक के अंदर लिख देंगे x धन 3। और यहाँ देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ 6 है, तो दोनों में कौन सी संख्या होगी, यानी यहाँ पे हम 6 को देखें तो ये 3 गुणे 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो गुणांक है तो 2 दोनों में है, यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है ना। 6 की जगह भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, और यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएंगे 3, तो x धन 3। अब देखें कि कोष्टक के अंदर दोनों पदों में x धन 3 है, तो इस x धन 3 को क्या करते हैं, इसको भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे इसको। जैसे ही बाहर निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा x, ये वाला x, और यहाँ बच जाएगा धन 2। बस यही हमारे गुणनखंड है और ये हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है 17वां कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब 5 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, जब हम पासे को फेंकते हैं या उछालते हैं पासे को, तो उसमें जो है जो पासा रहता है उसमें 6 फलक रहते हैं और नहीं उसमें संख्या 6 लिखी रहती है। तो जब हम पासा फेंकते हैं तो उसके परिणाम यानी संभावित परिणाम क्या होंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें लिख देना है कि पासे फेंकने पर संभावित उसके परिणाम है उनकी संख्या कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है ना। और 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी कितनी होगी, उसमें 6 होती है, तो 5 से बड़ी संख्या भी लिख देंगे, 5 से बड़ी संख्या 6 है। अतः अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो एक अंक ही आएगा, 5 से बड़ा एक ही अंक होगा, तो एक अंक क्या हो जाएगा, 1। तो हम यहाँ उसकी प्रायिकता लिख देंगे कि अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। बस यही उसका उत्तर होगा। प्रश्न यहाँ देखें 18वां में दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार से पूछा जाए कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए हम उस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, यहाँ हमें गुणनखंड विधि से निकाल देना है। तो 243 दिया गया, 243 के जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या दी गई है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या का भाग जाएगा, तो यहाँ हमें विभाज्यता के नियम से यह देखना पड़ेगा कि किस संख्या का भाग जाता है। तो 243 में 3 का भाग जाता है, और बाकी देखते जाएंगे कि 3 का भाग जब तक जाता है हमें लगाते चलना है। तो यहाँ देखिए 3 का भाग चला गया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम संख्या को लिखते हैं तो हमें इसके तर्क बनाना है, यानी हमें क्या निकालना है, घन। जब हम घन प्राप्त करते हैं, किसी भी संख्या का घन निकालते हैं, तो हमें 3 के समूहों में उसको तोड़ना पड़ता है। तो 3 के यहाँ समूह बनाएंगे, तो 3 के देखिए यहाँ पे 3 का यहाँ एक समूह बना, और यहाँ देखें तो 3 का समूह नहीं बना। जब 3 का समूह नहीं बना है तो यहाँ लिखा है कि किस संख्या से गुणा करें। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें 3 एक और चाहिए है, इसलिए हम इस संख्या में किसका गुणा करेंगे, या हम 3 का गुणा करें तो ये हमारा एक तर्क बन जाएगा, यानी एक 3 का एक समूह और बन जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए एक 3 का गुणा करेंगे। ठीक, ये पूछा गया था इसमें, और यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। यहाँ देखो प्रश्न दिया गया है, इसमें है 19वें प्रश्न में कि एक ऐसा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोई समचतुर्भुज है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरीके से, इसमें दिया गया है कि इसके विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी गई हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगा देना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। जो हमारे विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों का गुणा कर देते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ देखिए हमारे विकर्ण दिए हैं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ सीधे सूत्र में मान लिख देना है कि विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 ये पहला विकर्ण और ये गुणित है दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो 10 और ये 12 दिए हैं, बस 2 से इनको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 10 गुणित 6 आ जाएगा, 10 गुणित 6 यानी 60। ये हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ देखें प्रश्न जो दिया गया है 20, इसमें है कि 6/13 को ऋण 7/6 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है उस संख्या को बदल देना, यानी अंश बटे हर है तो उसको हम बदल देंगे अंश का हर, हर का अंश, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे लिख देना है कि ऋण 7/16 का जो व्युत्क्रम है वो हो जाएगा 16/7, ठीक है। तो 16/7 से इस 6/13 को गुणा करना है, तो 6/13 गुणित 16/7, इस प्रकार से। तो 16 का 6 में गुणा कर देंगे, 16 छक्के 96 हो जाएंगे और 13 सत्ते 91। यहाँ पे लिख देंगे ऋण 96/91। बस यही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए।
यहाँ देखो प्रश्न में दिया है कि इसमें लिखा है कि सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है, यानी टोटल आयु बता दी गई है किसकी, सरिता के पिता की। ठीक है, और उसमें है कि उनकी आयु जो है सरिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। सरिता के पिता की आयु तो 49 दी गई है, लेकिन शर्त दी है क्या, कि सरिता की जो आयु है वह जो है पिता की आयु के 3 गुने में 4 अधिक है। तो हम देखेंगे कि सरिता की आयु क्या है, तो जो संख्या हमें ज्ञात करना होती है उसको हम मान लेते हैं कि मान लीजिए सरिता की आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सरिता की आयु निकालने के लिए इसका 3 गुना करना है, 3 गुने में 4 अधिक कर देंगे तो इसकी आयु के बराबर हो जाएगी। किसकी आयु के बराबर, पिता की आयु के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम कि x का 3 गुना, क्या होता है x का 3 गुना, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और प्रश्नानुसार लिख देंगे कि इसमें जो है 3 गुने में 4 अधिक कर दें, यानी 4 और जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, ये सरिता की आयु के बराबर हो जाए, ये पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमें 3x में जैसे ही हम इसको 4 जोड़ देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे हम, पिता की आयु। ठीक है ना, यानी 49 वर्ष। ठीक, अब इसको समीकरण बन जाएगा, ये समीकरण को हल करना है तो 4 का पक्षांतर कर दीजिए, 49 में से 4 घट जाएंगे तो 45 बच जाएंगे, और 45 में ये 3 जो है गुणांक है x का, ये बटे में चले जाएगा और इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 15 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। ये किसकी आयु आ जाएगी, ये हमने जो मानी है सरिता की आयु। ठीक है ना, x, तो ये आ जाएगी सरिता की आयु 15 वर्ष होगी। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात दिया है 3:2, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो जो समांतर चतुर्भुज है उसमें कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज है इसलिए 4 कोण होंगे, तो हमें चारों कोणों की माप ज्ञात करना है। तो जो समांतर चतुर्भुज होगा वो इस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ रफ में थोड़ा सा हम बना भी लेंगे कि हमारा ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज में क्रमशः है हम यहाँ पर, सॉरी देखिए यहाँ देखें तो इसमें हम कोणों की संख्या दे देंगे कि ए बी सी और ये डी। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ देखेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है तो इसमें 2 आसन्न कोण दिए गए हैं, तो ये एक भुजा पर बनने वाले कोई 2 कोण होते हैं। कोई भी भुजा पर हम इस प्रकार से कोणों को यदि हम बना लेते हैं, मान लीजिए इस भुजा पर ये कोण बन रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा, यहाँ पे दिया गया है कि 3:2, यानी 3 ये है तो ये 2 होगा, दोनों आसन्न कोण दिए हैं तो एक भुजा पर बनने वाले कोण होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण, एक को हम मान लेंगे 3x और दूसरे को मान लेंगे 2x। ठीक है, इस प्रकार से ये 3x, सॉरी इसको मानिए बड़े वाले को 3x, छोटे वाले को 2x मान लीजिए, ये 3x है ये 2x। ठीक है, इसकी आकृति जैसी बनाई है उसके अनुसार। तो अब यहाँ देखें तो हमने ये मान लिया कि 2 आसन्न कोण a बराबर 3x है और b बराबर हमने क्या माना 2x। ठीक है, अब यहाँ देखें a और b का मान दिया गया है, तो यहाँ थोड़े से इसको बदल लें कि a बराबर 3x है तो a इधर हो जाएगा, b इधर हो जाएगा, b को यहाँ मान लें, सॉरी यहाँ देखें b का मान इधर हम b लिख देंगे, यहाँ c लिख देंगे, यहाँ पे d लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, ताकि ये चित्र के अनुसार भी हमें समझ में आए कि ये 3x है। अब यहाँ देखें तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है कि इनका योग 180 अंश होता है, संपूरक का मतलब 180 अंश। ठीक है ना, इसीलिए हमें क्या करना है, दोनों कोणों को जोड़ देना है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब a का हमने कितना माना है, यहाँ a बराबर 3x माना, b बराबर 2x माना है, तो दोनों को हम यहाँ जोड़ देंगे कि 2x धन 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, और 3 और 2 5x, 5x बराबर 180, इसको हल कर दीजिए तो x बराबर 80/5, और इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 छक्के 30, कितना आ जाएगा, x बराबर 36। ठीक है ना, अब जब हमारे पास x का मान आ जाएगा तो हम यहाँ x से का मान रख देंगे इसकी जगह पर, तो कोण a कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 36 रखेंगे तो 36 तिया 108 होते हैं। तो यहाँ देख लिए कोण a बराबर, ये दिया a बराबर 3x, तो x की जगह पे आप 36 रखेंगे तो 3 गुणे 36 बराबर 108 आ जाएगा, और b बराबर दिया है 2, तो यहाँ पर भी हम x की जगह पर 36 लिखेंगे, तो 2 गुणे 36 माने 72 अंश। तो a और b दोनों मान निकल आते हैं। जब हमारे a और b दो कोण ज्ञात हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो शर्त है हमें लगाना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये शर्त है इसकी कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो जितना कोण हमारा a आएगा उतना b, ये हमारा सामने वाला c होगा, और यहाँ पर b जितना होगा उतना हमारा d होगा। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे और यहाँ शर्त को लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण सी ए के बराबर है और कोण डी बी के बराबर है। तो सी बराबर ए कितना है 108, तो यहाँ लिख देंगे 108 और डी बराबर लिखेंगे बी, तो बी कोण दिया गया है 72, तो यहाँ 72 लिख देंगे। इस प्रकार से चारों कोण यहाँ लिख देंगे और यह हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, प्रश्न 23 देखो, यहाँ दिया कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदेश मोड़ करके उसको 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए और यहाँ पे पाई का मान दिया गया है 22/7 होता है। तो ये किस प्रकार से लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर जो प्रश्न रहते हैं प्रश्न बड़े रहेंगे क्योंकि ये 5 अंक के दिए गए हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इसमें जो है जगह कम भी दी रहती है तो हमें उसको लिखना पूरा है। तो यहाँ देखें दिया है कि 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार कागज है। अब कागज तो सीधा आयताकार होता ही है इस प्रकार से सीधा, है ना, तो इसको किसके अनुदेश मोड़ा गया है, इसको बताया गया है कि चौड़ाई के अनुदेश मोड़ा गया है। जैसे ही हम इसको चौड़ाई के अनुदेश मोड़ देते हैं तो यहाँ से ये इस प्रकार से मुड़ करके जो इसका बेलन बनेगा वो बेलन इस प्रकार से बन जाएगी। ये हमारी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई के अनुदेश इस प्रकार से हमें बेलन को मोड़ने पर, कागज को मोड़ने पर ये बेलन बन जाती है। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी ये कागज की चौड़ाई आ जाती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे कि कागज को हम जो है चौड़ाई के अनुदेश मोड़ने पर कागज की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई होगी, तो h बराबर हम लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। और r इसमें दिया है कि त्रिज्या उसकी 20 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। और बेलन के आयतन का सूत्र हमें याद होना चाहिए कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r वर्ग h। ठीक है, इसमें पाई का मान दिया है 22/7 है, तो 22/7 लिखिए। आर का मान कितना दिया 20 दिया है, तो ये 2 बार गुणा करेंगे, आर का वर्ग है 20 × 20 और यहाँ पे पाई का वो आर एच का मान कितना दिया है 14, तो यहाँ 14 लिख दीजिए और इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 और यहाँ जाएंगे 7 दूनी 14 और इन सब का गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 20 × 2 और गुणित 22 दिया गया है। तो देखिए हमें 22 का गुणा करना है, 20 हम 400, 400 दूनी 800 में, तो 800 में आप जो है 22 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये 200 ज्यों कहते हैं तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 17,600 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा घन में लिखना है और सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखेंगे, बस ये इसका उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न है लास्ट है मानी आखिरी दिया गया है, 24वां प्रश्न है और इसमें दिया गया है कि ये जो इसमें बारंबारता यानी बंटन सारणी दी गई है, इस बंटन सारणी में इसको हमें पढ़ना है, देखना है और यहाँ जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखें तो ये वर्गांतरण दिए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पर दी गई है बारंबारता। ठीक है ना, तो ये बारंबारता है यानी यहाँ पे जो वर्गांतराल दिए हैं 100 से 125 तक, 100 से 125 तक बारंबारता में यहाँ श्रमिकों की संख्या दी गई कि 100 से 125 तक कितने हैं 45 हैं, 125 से 150 तक कितने हैं 25 हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये जो वर्गांतराल रहते हैं इन वर्ग अंतरालों की यह पहले वाली इसको बोलते हैं निम्न सीमा और बाद वाली को बोलते हैं उच्च सीमा। इस बात का ध्यान रखना है, इनमें जो अंतराल दिया गया है वो क्रमशः एक बराबर रहता है। तो इनमें जो अंतराल है तो हम किसी भी एक वर्ग अंतराल को हम घटा देते तो उसका वर्ग अंतराल निकल आता है कि कितना है। तो हम यदि 125 में से 100 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये 25 मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी ये उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो वर्ग अंतराल जो है मिल जाता है। सभी में बस इसी प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ग अंतरालों की माप क्या है। तो यहाँ जो प्रश्न है बिल्कुल इसी सारणी को देख करके देना होते हैं। तो वर्ग अंतरालों की माप क्या है, तो माप देखिए 25 है, यानी हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। किस वर्ग में सबसे अधिक बारंबारता है, तो सबसे अधिक यहाँ देखना कि बारंबारता किसकी है, तो 140 लिखी हुई है और ये वर्ग अंतराल का नाम लिख देना कि 200 से 225 तक ये जो है इसके वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है वो अधिक है। ठीक है, तो यहाँ देखें प्रश्न और भी दिए हैं, यहाँ पे दिया गया है कि किस वर्गांतराल या वर्ग की सबसे कम बारंबारता है, तो जिसकी कम है हमें लिख देना कि 300 से 325 वाला जो वर्गांतराल है उसकी सीमा बहुत कम है। और यहाँ पे चौथे में प्रश्न में दिया है कि इस वर्गांतराल की उच्च सीमा क्या है। तो मैंने बताया कि उच्च सीमा बाद की संख्या होती है 250 और 275 में देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि इसकी उच्च सीमा कितनी है, उच्च सीमा और निम्न सीमा पूछी गई तो ये 275 है, सॉरी यहाँ पे 275 लिखना है, 275 है। और यहाँ दिया गया है कि किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है, तो जिनकी बारंबारता एक ही है हमें दोनों वर्गांतरालों को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो आज इतना ही।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जो प्रश्न 1 से जो 24 तक दिए गए थे सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स करिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।